मी सहर इब्रार हियर। मैं हूँ आपकी न्यू वॉइस ओवर। चैनल है ऑल ऑडियो उर्दू नावल्स और नावल का नाम है तू ही जस्तजू बाय हया फातिमा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सब मंजर आरिस ने भी देखा था। अहमद, मेरी बच्ची कितनी तकलीफ में है। ईमान बेगम रो रही थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी हयाम के पास चली जाएं। अहमद, मुझे इसके पास जाने दें। अहमद साहब बहुत मुश्किल से ईमान बेगम को संभाल रहे थे। अहमद साहब ने इनको बेंच पर बिठाया था और ख़ुद इनके साथ बैठे इन्हें हिम्मत दे रहे थे। इसी दौरान आरिस आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आरिस जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हयाम का पट्टियों और मशीनों में लपटा जर्द वजूद इसके सामने था। वो लड़की इस वक्त हंसती मुस्कुराती हयाम नहीं लग रही थी। आरिस छोटे कदम उठाता हयाम की जानिब बढ़ रहा था। एक एक कदम पर वो हयाम का जायजा ले रहा था। माथे पर बंधी पट्टी, सूजा हुआ जर्द चेहरा, ऑक्सीजन मास्क के नीचे होंठों के पास जमा खून, दोनों हाथों पर ड्रिप्स। एक तरफ हार्ट रेट मॉनिटर लगा हुआ था जिसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। बाजुओं पर जख्म के निशान, अभी तक वो इसी के जैकेट में मौजूद थी। इसके गले से एक नाली इसके अंदर डाली गई थी। हर कदम के साथ आरिस के लिए अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इस वक्त हयाम के पास कुछ नर्सिस, ये गलत लिखा हुआ है। इस वक्त हयाम के पास कुछ नर्सिस और 2 डॉक्टर्स मौजूद थे, जिनमें से एक हाशिर था। आरिस की आंखों से आंसू एक लड़ी की मानिंद बह रहे थे। इसने हयाम का ड्रिप लगा हाथ थामा था। बहुत से आंसू हयाम के हाथ पर गिरे थे। याम, आपने कहा था आरिस, एक वक्त आएगा जब हयाम अहमद आपको रोने पर मजबूर कर देगी। देखें, आज मुझे याम ने नहीं, हयाम अहमद ने रोने पर मजबूर कर दिया है। डॉक्टर, अब इनकी क्या कंडीशन है? आरिस ने वैसे ही इसका हाथ थामे सवाल किया था। इनका कोमा कितना क्रिटिकल है कुछ नहीं कह सकते। अभी पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर इन्होंने रिस्पॉन्स ना किया तो हम कुछ नहीं कह सकते ये कब होश में आएंगी। अगर हयाम रिस्पॉन्ड करेंगी तो ये कितनी देर में रिकवर कर जाएंगी? आरिस अपनी आंखों से आंसू साफ करते बोल रहा था। सर, कुछ नहीं कह सकते। अगर 1 माह के अंदर अंदर इनकी बेहतरी के आसार नज़र ना आए तो फिर सिर्फ 5% चांस होगा कि पेशेंट को होश आए। क्या आप इन्हें आईसीयू में ही रखेंगे? अगर इनकी हालत में बेहतरी आई और खुद से सांस लेती रहीं तो इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। अभी आरिस बात कर रहा था जब आहिल कमरे में दाखिल हुआ था। आहिल को देखकर भी आरिस ने हयाम का हाथ नहीं छोड़ा था। आरिस, कैसी है अब मेरी बहन? तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, बस सबको तंग और परेशान कर रही है, वो भराई हुई आवाज़ में बोला था। आपके पास इनसे मिलने के लिए 5 मिनट हैं, इससे ज़्यादा आप आईसीयू में नहीं रह सकते। जी डॉक्टर, हम अभी चले जाते हैं, आहिल फौरन बोला था। आरिस, तुम परेशान मत हो, हयाम जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आहिल को पहले ही जमल ने बता दिया था कि हयाम कोमा में है। आहिल से बात करके आरिस हयाम के पास इसके बेड पर बैठ गया था। आहिल, हयाम की जानिब देखते ही इसने आहिल को पुकारा था। हयाम की दोस्तों को घर भेज दो। 5 बज चुके हैं और इन सब ने सुबह का नाश्ता किया हुआ होगा और यकीनन इसके बाद हयाम की वजह से कुछ खाया भी नहीं होगा। हाँ, तुम परेशान नहीं हो, इनको मैं खुद छोड़कर आऊँगा। मैं और तुम्हारी भाभी तो अल्ट्रा लेजेंड हैं। इसने नाश्ता भी नहीं किया और ना ही इसके बाद कुछ खाया और मैडम चली गई खून देने। अब इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी तो इन सबको कैंटीन से खाने को ला कर दिया है और बोल कर आया हूँ मैं एक बार हयाम को देख कर आता हूँ। आहिल की बात पर आरिस ने अज़बात में सर हिलाया और खामोशी से दोबारा हयाम को देखने लग गया। सर प्लीज़, आप ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, नर्स इनके करीब आती बोली थी। जी हम जा रहे हैं। आरिस ने बहुत एहतियात से हयाम का हाथ बेड पर रखा और फिर हयाम की पट्टी में लपटे माथे पर बोसा देकर आहिल के साथ बाहर की जानिब बढ़ा। तुमने हयाम की दोस्तों को मेरे और इनके रिश्ते के बारे में क्या बताया है? नहीं, अभी मैं चाहता था कि तुम या हयाम खुद बताओ। ठीक है, मैं इनसे जब मिलूंगा बता दूंगा। चलते चलते आहिल रुका था। आरिस ने मुड़कर इसकी जानिब देखा। आरिस के देखते ही आहिल इसके सामने आ खड़ा हुआ था। आरिस, हयाम चाहे तुम्हारी बीवी है मगर याद रखना हमेशा मेरी छोटी बहन ही रहेगी और इसका भाई इसकी हर तकलीफ का हिसाब लेगा। आरिस ने सिर्फ सर हिला दिया था। आरिस का हुलिया बिगड़ा हुआ था। इसके बाल माथे पर बिखरे थे। आंखों में रोने के बाद सुर्खी और सूजी थी। इनके कपड़ों पर अभी भी हयाम के खून के निशान थे। वो कहीं से भी कुछ घंटे पहले वाला आरिस नहीं लग रहा था। आहिल के जाने के बाद आरिस अपनी मम्मा और खाला के पास आकर बैठ गया था। बेटा,
इसके बैठते ही ईमान बेगम ने इसे आवाज़ दी। जी खाला। आरिस ने सुर्ख आंखें उठाकर इनकी जानिब देखा। बेटा, हयाम के सब दोस्त चले गए हैं, आप भी अपने घर जाओ, आपके वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। इनके इतना कहते ही आरिस उठा और इनके घुटनों के बल ईमान बेगम के सामने बैठकर इनकी गोद में सिर रख लिया। क्या हुआ बेटा? ईमान बेगम ने इसके सर में हाथ फेरते नरमी से पूछा। इनकी बात का जवाब देने के बजाय आरिस इनकी गोद में सर रखकर रोने लग गया था। खालाजान, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सका। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता मैं इनको बचा लेता। ईमान बेगम ने हैरानी से रानम साहिबा की जानिब देखा, जो आरिस के सर पर हाथ फेरते बोल रही थी। आरिस, मेरे बच्चे, चुप कर जाओ। नहीं मम्मा, ये मेरी गफलत की वजह से हुआ है। ईमान बेगम कभी आरिस को तो कभी रानम साहिबा को देख रही थी। ईमान, ये मेरा बेटा है आरिस। रानम साहिबा के कहते ही वो हैरान हुई थी। उन्होंने बहुत नरमी से इसका सर अपनी गोद से उठाया था और इसके आंसू साफ किए थे। आरिस, हमें बताओ, हयाम के साथ क्या हुआ था? ईमान बेगम ने रानम साहिबा की जानिब देखते हुए पूछा। खालाजान, आप परेशान क्यों हो रही हैं? सब ठीक है, बस लड़ाई के दौरान इनको चोटें आई हैं। आरिस नहीं चाहता था कि हयाम को इस लम्हे देखकर वो जिस तकलीफ से गुजरा था, इनकी माँ भी इसी तकलीफ से गुजरे। आरिस, एक लड़की से कैसी लड़ाई? अब की बार रानम साहिबा बोली थी। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता मम्मा। इतना कहते ही वो अपने आंसू साफ करता उठा था। आरिस, मेरी हयाम ठीक है ना? ईमान बेगम की बात पर का मतलब सुनकर आरिस इनकी जानिब पलटा था। खाला, हमारी हयाम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। आरिस की बात पर ईमान बेगम ने बेबसी से रानम साहिबा की जानिब देखा। वो जो पूछना चाह रही थी आरिस नहीं समझ रहा था। क्या बात है मम्मा? वो इन दोनों के करीब आया था। आप दोनों परेशान क्यों हो रही हैं? क्यों हैं? आरिस इन दोनों का एक एक हाथ थामता इनके सामने दोबारा बैठा पूछ रहा था। रानम साहिबा ने इसके बिखरे बाल माथे से हटाए थे। आरिस, देखो, हमें बताओ, हयाम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? अम्मा, आरिस ने बेयकीनी से रानम साहिबा को देखता खड़ा हुआ और इन दोनों के हाथों को छोड़ दिया था। क्या मतलब है आपका इस बात से? आपने मेरी बीवी के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? वो बिल्कुल ठीक है। मगर आरिस, बस मामा, कुछ भी नहीं हुआ इनको और ना ही कुछ होगा। इनका शौहर इनकी पाक दामनी का गवाह है। कुछ देर पहले जिन आंखों में नमी थी अब वहाँ गुस्सा था। आरिस, हम इसकी हालत के पेश नज़र पूछ रहे थे। जो इसकी हालत है, कोई भी कुछ भी। बस मामा, वो हयाम अहमद आरिस है और अपनी हिफाजत करना जानती है। मैं इनके किरदार के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। वो जितनी पाक दामन कल थी इतनी ही आज भी हैं और इस बात का गवाह खुद आरिस अहमद वहाब है। गुस्से से कहता आरिस डॉक्टर हाशिर के पास चला गया। आरिस के जाते ही रानम साहिबा ने ईमान बेगम को गले से लगा लिया था। आप ही मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हयाम ने इतनी तकलीफ कैसे बर्दाश्त की होगी? मैंने या इसके बाबा ने कभी इसे हाथ नहीं लगाया। इसे बहुत नाजुक से पाला है और इस शख्स ने मेरी बेटी को मारा। ईमान, हौसला रखो, हयाम बहुत बहादुर है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे आप ही हमें किसी और आजमाइश से ना गुजरना पड़े। आमीन। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो ईमान। कुछ घंटे पहले। आंटी, आप मेरे साथ हयाम को देखने चलेंगी? अफशा ने निरहाल बैठी ईमान बेगम के साथ बैठते हुए पूछा था, जिस पर उन्होंने सिर्फ सर हज़बात में हिला दिया था। इनके सर हिलाते ही अफशा ने अपना हाथ इनकी जानिब बढ़ाया था। छोटे छोटे कदम उठाती वो अफशा के साथ अंदर आई, जहां पर हाशिर हयाम के माथे पर टांके लगाने में मसरूफ था। एक लम्हे को हाथ रोककर हाशिर ने मुड़कर आने वाले को देखा, क्योंकि आईसीयू में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर पेशेंट की वालदा हैं। अफशी के तारीफ करवाते ही वह सर हिलाकर वापस अपने काम में मसरूफ हो गया, जबकि ईमान बेगम खामोशी से हयाम के पास खड़ी से देख रही थी। आधे घंटे बाद जब हाशिर इनका सारा ट्रीटमेंट करके फारिग हुआ तो खामोशी से इनकी जानिब देखने लग गया। इसने सिर्फ आरिस की वजह से इनको बाहर जाने का नहीं बोला था। ईमान बेगम हयाम का हाथ थामे न जाने कौन सी दुआएं पढ़कर इस पे फूंकने में मसरूफ थी। हयाम के ड्रिप्स में मेडिसिन इंजेक्ट करके हाशिर इनके सामने आ खड़ा हुआ। आंटी, आपसे हयाम के बारे में कुछ बात करनी थी। आंखों में नमी लिए ईमान बेगम ने पहले हाशिर को देखा और फिर सर हिला दिया। आंटी, मैं हयाम के केस के मुतालिक कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। मगर क्या बेटा? ईमान बेगम ने तड़प कर पूछा था। हाशिर एक माँ की तड़प समझ रहा था। आरिस का दोस्त होने की वजह से वो इस मामले को खुद ही देख रहा था और यही वजह थी कि ईमान बेगम को अपने कैबिन में बुलाने की बजाय वो खुद इनके एहतराम में इनसे बात करने रुक गया था। आंटी, इनके साथ जो भी ट्रॉमा हुआ है इनका इसके जहन पर गहरा असर हुआ। इसके सर के जख्म काफ़ी गहरे हैं, जिसकी वजह से खून काफ़ी ज़ाया हो गया था। हाशिर बोल रहा था और ईमान बेगम की आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। आंटी, सारे ट्रीटमेंट के दौरान हयाम की बॉडी ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स जाहिर नहीं किया। हम ये नहीं कह सकते इसका कोमा कितना गहरा है।
ईमान बेगम के आंसुओं में रवानी आ गई थी, मगर वो खामोश थी। ये सिर्फ ईमान बेगम को ही मालूम था कि उन्होंने ये सब बातें कैसे सुनी थी। बेटा, क्या ये हमें सुन सकती है? नहीं आंटी, अभी हाशिर इनसे बात ही कर रहा था जब एक नर्स और डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। आंटी, आप यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। हाशिर की बात समझते हुए याम का हाथ चूमते ईमान बेगम उठी और छोटे छोटे कदम उठाती आईसीयू से बाहर आ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके आंसुओं में शिद्दत में कमी आ गई थी। वो चारों भी इनके पास बैठी ही थीं। एक्सक्यूज मी, किसी ने ईमान बेगम का कंधा थपथपाया था। राना आपी, आप यहाँ? हाँ मम्मी, किसी अजीज से मिलना आई थी, मगर तुम यहाँ? आपी, हयाम, क्या हुआ हयाम को? वो आईसीयू में है। कैसे, मतलब क्या हुआ इसको? आप ही यूनिवर्सिटी में? राना वहीद को सारा मामला समझ आने लगा। एक लम्हा नहीं लगा था, क्योंकि वहीद साहब जब ऑफिस के लिए निकल रहे तो आरिस की कॉल आई थी और इसने इनको सारा मामला समझाया था। जब रानम साहिबा ने वहीद साहब को बोला कि वो इस बच्चे की इयादत के लिए अस्पताल जाना चाहती हैं, मगर अब जो बात इनको उलझा रही थी वो ये थी, अगर आरिस हयाम को जानता था तो इसने इनको बताया क्यों नहीं? इधर बैठो ईमान और मुझे बताओ डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आप ही, वो कोमा में है। रानम साहिबा ने बेख्तियार अपनी बहन को सीने से लगा लिया था। रानम साहिबा के साथ लगी वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी थी, जबकि उन्होंने भी ईमान बेगम को रोने से नहीं रोका था ताकि वो अपना दिल हल्का कर लें। हाल आरिस बहुत ही गुस्से में हाशिर के ऑफिस में दाखिल हुआ था। क्या हुआ आरिस, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वो गुस्से से मेज पर दोनों हाथ रखते हुए चंगाड़ा था। आरिस, रिलैक्स हो जाओ, वो ठीक हो जाएगी। गहरे सदमे और सर पर लगी गहरी चोट लगने की वजह से कोमा में है। क्या ठीक हो जाएगी हाशिर? वो लड़की कोमा में है। उम्मीद है वो कुछ अरसे में ठीक हो जाएगी। हाशिर, बस उम्मीद नहीं, मुझे वो ठीक चाहिए है। आरिस, क्या? हाशिर अपने दोस्त की एक लड़की के लिए इतनी फिक्रमंदी देखकर मुस्कुराया था। हाशिर, तुम अगर चाहते हो अपने दांतों के साथ सलामत घर जाओ तो मुस्कुराना बंद करो। हम सब परेशान हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आरिस, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, सब परेशान हैं या तुम? क्या मतलब हाशिर? जाहिर है हयाम के लिए सब परेशान है। क्या वाकई? ज्यादा बको मत और मुझे बताओ वो कोमा में से कब तक बाहर आएंगे? जब इसका जहन इस सदमे से बाहर निकलकर रिस्पॉन्स करेगा। इसमें कितना वक्त लगेगा? आरिस, तुम्हारा हयाम के साथ क्या रिश्ता है? हाशिर, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे क्या सवाल कर रहे हो? आरिस इसको गुस्से में देखता बैठा था। तुम हयाम का केस नहीं देखोगे, किसी और डॉक्टर को बुलाओ, मैं इनसे भी बात करूंगा। ओ यार रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगी, हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितना अरसा लगेगा? कुछ कह नहीं सकते, कुछ दिन भी लग सकते हैं या क्या हाशिर? कुछ महीने या साल भी। हाशिर, तुम्हें डॉक्टर की डिग्री दी किसने है? हाशिर ने अपनी आंखें छोटी करके आरिस को घूरा था। मुझे अभी डिग्री मिलनी है। हाशिर ने एक नज़र आरिस के बिखरे हुलिये को देखा था। माथे पर बिखरे बाल, चेहरे पर परेशानी और थकावट थी। आंखों को देखकर लगता था जैसे वो रोया हो। वो कहीं से भी मगरूर आरिस अहमद वहाब नहीं लग रहा था। हाँ, मगर इसका गुस्सा और खड़ लहजा अभी भी वही था। आरिस किसी थके हारे इंसान की तरह कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर एकदम खामोश सा हो गया था। आरिस, हाशिर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इसे पुकारा। क्या हुआ है? हयाम की हालत देखकर टूट गया हूँ। हाशिर ने गहरी सांस लिया था। क्या तुम रोए हो? हाँ, उन्होंने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया है। आरिस, हयाम का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाशिर ने एक और सवाल किया था। वो मेरी खालाजाद है। आरिस ने अपना सर कुर्सी पर पुष्ट लगाए ही पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, मगर तुमने फोन पर कहा था वो तुम्हारी दोस्त है, तो खालाजाद दोस्त नहीं हो सकती? आरिस ने आईब्रो उचकाकर पूछा था। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा आरिस, एक बात पूछूं? हाशिर के कहने पर आज ने इसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो पहले क्या कर रहे हो? आरिस, तुम्हारी जैकेट कहाँ है? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कोई होश होती तो मुझे ठंड महसूस होती, और मेरी जैकेट पता नहीं कहाँ है। तुम्हारी जैकेट हयाम के पास है, कम से कम झूठ मत बोला। हाँ तो अपनी बीवी। आरिस बोलते बोलते रुका और हाशिर को घूरकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि जानता था इसके पीछे हाशिर हंस रहा होगा। इसको तो मैं बाद में देखूंगा। आरिस ने अपने दांत पीसे थे। एक तो वो परेशान था, ऊपर से हाशिर ने अपनी अदालत सजा ली थी। जैन और आलियान 4 बजे यूनिवर्सिटी से फारिग होकर जैसे ही निकले तो उन्होंने सबसे पहले आहिल को कॉल की थी। आहिल की कॉल उठाते ही सबसे पहला सवाल जैन ने किया था। आहिल, कहाँ पर हो तुम लोग? जैन, हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तुम लोग आना चाहते हो तो वहीं आ जाओ। जैन, तुम लोगों ने वो फुटेज निकलवाली है क्या? दूसरी जानिब से आरिस की आवाज़ आई। आरिस, फिक्र मत करो, काम हो गया और मैंने खुद सब वीडियोज़ डिलीट की हैं। फिक्र ना करो, अब कोई सबूत नहीं है इसका। और जिस एक जगह से वो मेरी USB है, गाड़ी मोड़ते हुए आलियान बोला था, जिस जगह है वो मेरी USB है। तुम लोग एक काम करो, वकील के ऑफिस का एड्रेस मैं सेंड करता हूँ, USB इसको दे आना। अच्छा तुम भेज दो, हम दे आते हैं। दूसरी जानिब 2 मिनट की खामोशी छाई थी। नहीं, बल्कि एक काम करो, तुम लोग अस्पताल ही आओ, वकील को मैं खुद दे दूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम सिर्फ आधे घंटे तक पहुंच रहे हैं, अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो बता देना। नहीं, आरिस ने हिम्मती अंदाज में
कहते हुए फ़ोन काट दिया था। आरिस हाशिर के ऑफिस से निकलने के बाद जैन और आलियान के पास गया था। वो दोनों जो हॉस्पिटल के ग्राउंड में आड़े तिरछे बैठे थे सबके सामने, जब सामने से आरिस को आता देखा सीधे ऊपर बैठे थे। यूनिवर्सिटी फारिग होकर वो दोनों सीधा अस्पताल ही आए थे। आलियान बस दुआ करो इसका लावा हम पर ना निकले। जैन देखने से तो नॉर्मल ही लग रहा था। आरिस का कुछ पता नहीं चलता कब इसका क्या मूड है। जैन अफसोस से बोला था, एक तो आहिल भी नहीं है यहाँ, वो भाभी को घर छोड़ने गया था। लगता है अब इनका घर ही बनाने बैठ गया है। तुम दोनों अभी तक यहीं हो, तो क्या हमें चले जाना चाहिए था आरिस? नहीं, तुम लोगों की मर्जी है, कहते साथ ही आरिस घास पर बैठने की जैन की टांगों पर अपना सर रखकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। इसके चेहरे से थकन साफ जाहिर थी। ओ भाई, मैं हयाम नहीं हूँ। जैन की बात पर आरिस ने अपनी आंखें खोलकर इससे घूरा था। तुम हयाम हो भी नहीं सकते और अब खामोश हो जाओ, 2 मिनट सुकून लेने दो। कहते ही आरिस ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ याद आने पर आलियान ने दोबारा आंखें खोली थी। मेरी अमानत कहाँ है? आरिस के कहते ही आलियान ने यूएसबी निकालकर आरिस को थमा दी, जो इसने फौरन अपनी जेब में डाल ली थी। आलियान, यार घर वालों ने कुछ नहीं खाया हुआ। एक काम करो, किसी रेस्टोरेंट से जाकर सबके लिए खाना ले आओ और तुम दोनों भी सुबह से भूखे हो। ओह, तो आरिस अहमद को अपने मासूम दोस्तों का ख्याल आ ही गया, वरना सुबह से तो तुम्हें हयाम ही नजर आ रही थी। शर्म करो जैन, इस वक्त वो आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आरिस अपनी शर्ट के बाजू मोड़ते हुए बोला, जिस पर हयाम के खून के धब्बे लगे थे। हाँ तो सही कह रहा हूँ, सुबह से इसको हयाम के अलावा किसी की फिक्र थी। अगर तुम अपनी टांगों पर घर जाना चाहते हो तो बकवास मत करो जैन। नहीं नहीं, मुझे अभी अपनी टांगे बहुत अजीज हैं। अगर ये ना हुई तो मैं घोड़ी कैसे चढ़ूंगा? घोड़ी चढ़ना है तुमने? आरिस एक झटके से जैन को नीचे गिराया था और इसके पेट पर मुक्का मारा था। भाई, तुम्हारे इरादे तो मुझे आहिल से भी पहले घोड़ी चढ़ने के लग रहे हैं। आलियान ने हयाम के लिए आरिस की फिक्र देखता बोला। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं ही घोड़ी चढ़ूंगा। आरिस का मूड फ्रेश हुआ था। मेरी बहन अंदर बीमार पड़ी है और तुम लोगों को घोड़ी चढ़ने की पड़ी है। आहिल, पूछो इससे घोड़ी चढ़ कर लेने किसको जाएगा? अच्छा आहिल, पूछो इसे घोड़ी चढ़कर लेने किसको जाएगा? बेअकल इंसान, तुम्हें इतना भी नहीं पता किसको लेने जाऊंगा, कहते साथ ही आरिस ने आलियान को भी मुक्का मारा था। जाहिर है तुम लोगों को भाभी को ही लेने जाऊंगा, तुम लोगों की भाभी को ही लेने जाऊंगा। भाई, लगता है हयाम की बजाय तुम्हारे सर पर चोट लगी है। इस वक्त जिस अस्पताल के बाहर हम बैठे हैं वो आईसीयू में है, कोमा की हालत में जैन है। जैन को आरिस की बात पर सदमा लगा था। हाँ तो जब वो ठीक हो जाएगी तभी इसे लेने जाऊंगा। कौन सा अभी उठाकर ले जा रहा हूँ? फजूल मत हाँको और उठो, तुम सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। आहिल आरिस को देखता पुरसकून हुआ था। इस वक्त वो पहले से नॉर्मल था। जिंदगी में सच्चे और अच्छे दोस्तों का होना लाजमी होता है। यही वो हस्ती है जो आपके हर दुख और तकलीफ को कम करने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं। बुरे वक्त में आपकी ढाल बन जाना है। जिंदगी में अच्छे और सच्चे दोस्तों का मिलना भी खुशकिस्मती होती है। लव यू यार, तुम्हें ख्याल आ ही गया हमारा दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। जैन ने फौरन उठकर इसके हाथ से शॉपर्स लिए थे। छोड़ो जैन, तुम्हारे लिए नहीं लाया, ये सिर्फ आरिस और हयाम के पॉइंट्स के लिए हैं। पॉइंट्स? पेरेंट्स? अल्लाह, ये बहुत गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। पेरेंट्स के लिए हैं? आरिस के पेरेंट्स? वो कब आए? जब तुम गधे घोड़े बेच रहे थे। शॉपर खोले, जैन का हाथ रुका था। इसने बुरा सा मुंह बनाकर आहिल को देखा था। चलो उठो तीनों और अंदर चलो। और जैन, अगर तुमने ऐसी शक्ल बनाकर मेरी जानिब देखा तो तुम्हें खाना सबसे आखिर में दूंगा। आहिल, कम से कम अब ऐसा जुल्म तो मत करो। इस वक्त आहिल इसे किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। अगर अभी भाभी यहाँ होती तो हम देखते तुम कैसे बोलते। अभी वो यहाँ नहीं है तो बोल सकता हूँ। चलो अब उठो। सब लोग खाना खाकर फारिग हुए तो जैन और आलियान सबके लिए चाय लेने चले गए थे। सर्दियों के दिन होने की वजह से बाहर हर्ष में अंधेरा छा गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद आरिस, जैनब साहिबा और वहीद साहब के सामने मौजूद था। मामा बाबा, आप दोनों घर चले जाएं, मैं यहाँ हूँ। नहीं बेटा, हम अभी यहीं हैं। मामा, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप और बाबा चले जाएं। इन दोनों के मना करने के बावजूद भी आरिस अपनी बात पर बजिद था और इन दोनों को घर भेजकर ही दम लिया। आरिस ने जैन और आलियान को भी भेज दिया था क्योंकि वो दोनों भी सुबह से इसके साथ सब मामला देख रहे थे। आरिस जानता था कि अगर इनको मालूम हो गया कि आरिस यहाँ रुक रहा है तो वो
इससे तरह तरह के सवाल करेंगे, इसलिए इसने इन शैतान के चेलों को घर भेज दिया था। चंद लम्हों बाद आरिज ईमान बेगम और अहमद साहब की जानिब आ गया, जो आहिल से कुछ बात कर रहे थे। इसी दौरान हाशिर आईसीयू से बाहर निकला था। आरिज इसे देखते इसके पास गया था। क्या कंडीशन है अब हाशिर? कुछ देर में इसको किसी रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर इससे मिल सकते हो। वैसे तुम्हारी जिद पर बस इसको रूम में शिफ्ट करना है, वरना ऐसे नहीं होता। थैंक यू मेरे भाई। साथ ही आरिज ने इसे गले लगाया था। चलो अब मैं चलता हूँ, बाकी पेशेंट्स को भी देखना है। हाशिर के जाते ही आरिज ईमान बेगम और अहमद साहब के पास आया, जो बेंच पर बैठे हुए थे। खालाजान, खालूजान, आप दोनों भी घर चले जाएं। नहीं, मैं अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। खाला हयाम के पास मैं हूँ, आप फिक्र मत करें। कुछ देर आराम कर लें, फिर आप वापस आ जाइएगा। देखें, अफशा और जमल भी आने वाली हैं। आपके बाद हयाम के पास इसकी दोस्तें होंगी, मैं हूँगा, आप परेशान मत हों। आरिस, ईमान, आरिस ठीक कह रहा है, हम कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। हारून भी घर आने वाला है। अहमद साहब की बात पर वो बेदिली से इनके साथ जाने के लिए उठ गए। अस्पताल से वापस आकर अहमद साहब ने ईमान बेगम को इनके एडवियात देकर सुलाया था। हयाम की परेशानी की वजह से इनकी सेहत पर काफ़ी असर हुआ था। अपने कमरे से निकलकर अहमद साहब अभी स्टडी में जा ही रहे थे कि जब इनको घर में हारून दाखिल होता नजर आया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बाबा की जान। बाबा खैरियत है ना? आज कोई नज़र नहीं आ रहा। मम्मा और आप ही कहाँ हैं? हारून बेटा, आपकी मम्मा रूम में है और आप फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मुझे भी आपसे बात करनी है। आज अहमद साहब के लहजे में इस कदर संजीदगी देकर हारून एक लम्हे को ठटका था। क्या बात है बाबा, सब ठीक है? मामा आज इतनी जल्दी सो गई हैं? बेटा आप फ्रेश होकर आओ, हमें बात करनी है। जी बाबा। साथ कहते ही हारून अपनी माँ को देखने के घर से इनके कमरे में गया, मगर इनको सोता देखकर इनके सर पर प्यार करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अहमद साहब जानते थे कि वो सबसे पहले ईमान के पास जाएगा और फिर फ्रेश होकर हयाम के कमरे में। उन्होंने एक गहरी सांस भरी थी। हारून के जाते ही वो लाउंज में बैठ गए। अपने सामने वो फाइल खोली जो घर आने से पहले आहिल ने इनको दी थी। जैसे जैसे वो इस फाइल को देख रहे थे, इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अहमद साहब को हमेशा मान था कि इनकी बेटी पावर ऑफ अटर्नी है। इनके बाद अपनी कम उम्री के बावजूद इसने बहुत से कंपनी के लिए अच्छे फैसले किए थे। बेशक इनकी बेटी हालात के मुताबिक ढल जाने वाली लड़की थी, मगर आज इनको ये फाइल देखकर शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उन्होंने हयाम को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर गलती की थी। सिर्फ एक साइन की वजह से मुस्तकीम ने इसको इस हाल में पहुंचा दिया था। इसकी इज्जत तक खतरे में आ गई थी। अगर आज वो खुद इसकी हिफाजत ना कर पाती तो इसके आगे सोचते ही अहमद हयात की जान लबों पर आ गई थी। एक बार फिर इनकी आंखों से आंसू अपनी हदूद तोड़कर निकले थे। अहमद साहब, जो आज तक कड़े से कड़े इम्तिहान में भी हिम्मत नहीं आ रहे थे, अपनी बेटी की हालत देखकर टूट गए थे। जिंदगी में पहली बार वो अपनी बेटी की वजह से बेबस हो गए थे और पहली बार ही उन्होंने अपने आंसुओं को बहने की इजाजत दी थी। हारून जैसे ही फ्रेश होकर अपने कमरे से निकला था, वो सबसे पहले दरवाजा नॉक करके हयाम के कमरे में आया था, मगर वहाँ इस कदर खामोशी देखकर वो ठटका था। हारून के हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की थी। हयाम का बिस्तर खाली था। इसके जहन में कितने ही ख्याल आए थे, मगर इन सबको झटकता सोचने लगा शायद हयाम वॉशरूम में होगी। हयाम आपी उर्फ चुड़ैल आपी, आज तो वाकई आपने अपने कमरे को अंधेरे में डुबाकर भूत बंगला बनाया हुआ है। 5 मिनट तक जब कोई जवाब न मिला तो हारून उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा और दरवाज़ा नॉक किया। नॉक करते ही दरवाज़ा खुलता चला गया। आपी, इसने हयाम को पुकारा था, मगर वहाँ भी अपनी बहन को ना पाकर वो तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ा। बाबा जान, हारून की इनको आवाज़ें देता सीढ़ियाँ उतर रहा था। हारून की आवाज़ पर अहमद साहब ने तकलीफ से आंखें बंद की थी। वो जानते थे हयाम के कमरे में जाने के बाद वो इसके पास ही आएगा और सवालात करेगा। वो खुद को हारून के सवालात के लिए तैयार कर रहे थे। बाबा, वो आप ही? हारून हाँफता इनसे पूछ रहा था। इधर बैठो बेटा। बाबा, आप ही कहाँ हैं और आप रो क्यों रहे हैं? हारून उनके पास बैठते सवालात कर रहा था। बाबा, कुछ तो जवाब दें। मामा भी आज इतनी जल्दी सो गई हैं, क्या हुआ है बाबा, मुझे कुछ तो बताएं। अहमद साहब को खामोश देकर वो एक बार फिर बोला था। हारून बेटा। जी बाबा, क्या बात है? हारून ने अहमद साहब के हाथ थाम लिए थे। हारून, आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इनको नींद की मेडिसिन देकर सुलाया है। और बाबा, आप ही वो कहाँ हैं? हारून बेटा, हयाम। अहमद साहब बोलते बोलते रुके थे। हयाम अस्पताल में है। क्या हुआ आप ही को? बाबा प्लीज़ मुझे सारी बात बताएं। अहमद साहब ने हयाम की यूनिवर्सिटी से लेकर कोमा तक की सारी कहानी हारून को सुना दी थी। बाबा, आप ही वो ठीक हो जाएंगी ना? हारून बेटा, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और मैं बस जा रहा हूँ। दोबारा हयाम के पास अपनी मामा का ख्याल रखना। नहीं बाबा, आप नहीं जाएंगे, आप मामा के पास रुके, मैं आप ही के पास जाता हूँ। अहमद साहब ने अपनी बात मनवाकर हारून अगले 10 मिनट में घर से निकल गया था।
इस वक्त हारून अपनी बहन को देखने के लिए इस कदर तड़प रहा था कि वो ड्रेस ड्राइविंग करता आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंचा था। वहां रिसेप्शन से हयाम के बारे में पूछकर फौरन इसकी जानिब बढ़ा। अभी वो इसके कमरे के करीब ही पहुंचा था कि इसको जमल और अफशा नजर आई थी। अस्सलाम वालेकुम अफशा आपी। वालेकुम सलाम आपी। हयाम आपी। हारून के सवाल करते ही अफशा ने एक कमरे की जानिब इशारा किया था। इसके बताते ही हारून इसकी जानिब भागा था। सबके जाने के बाद वहां सिर्फ आहिल और आरिज मौजूद थे। आरिज, मैं जमल को फ़ोन करके आता हूँ, इसकी कॉल आ रही है। अच्छा जाओ, मैं हयाम के पास जा रहा हूँ। इस वक्त हयाम को अलहदा कमरे में मुंतकिल कर दिया जा चुका था। आरिज ने हयाम के कमरे का दरवाज़ा खोला था। बीप की आवाज़ पर पूरे कमरे में आवाज़ गूंज रही थी। आरिज कदम कदम चलता हयाम के बेड के पास आया था और फिर कुर्सी रखकर बैठ गया था। हयाम इसी हालत में थी जिसमें वो कुछ देर पहले थी। इसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे वो सो रही हो। आरिज सर झुकाए हयाम के हाथ को देख रहा था, जहां चूड़ियां टूटने की वजह से जख्म आए थे। आप बिल्कुल नहीं बदली हयाम, आज भी आपकी कांच की चूड़ियां इतनी ही पसंद हैं जितनी बचपन में थी। कहते ही आरिज ने साइड टेबल पर पड़ी इसकी 2 नीले रंग की चूड़ियां उठाई जो जमल ने उतार दी थी। आरिज के जहन पर पर्दों पर एक मंजर नमूदार हुआ था। नाना अब्बू देखे, मेरी चूड़ियां टूट गई। हयाम ने रोते हुए कहा था। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को नई चूड़ियां ला दूंगा। चलो अब रोना बंद करो। साथ ही मुबारक साहब ने 8 साल की हयाम को अपनी गोद में उठा लिया था। एक लम्हे में वो मंजर गायब हुआ था और दूसरा मंजर उभरा था। नाना अब्बू, हम आइसक्रीम खाएंगे? नहीं नाना अब्बू, हम जूस पियेंगे। वो हेल्दी से होता है। हेल्दी, उफ उफ, ये बहुत गलत लिखा हुआ। नहीं नाना अब्बू, हम जूस पियेंगे, वो हेल्दी होता है। नहीं नाना अब्बू, आइसक्रीम। हयाम और आरिज दोनों ने मुबारक साहब का एक एक हाथ थामा हुआ था और लड़ने में मसरूफ थे। नाना अब्बू, आप मेरे नाना अब्बू हैं, आप याम की बात नहीं मानेंगे। नहीं नाना अब्बू, मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी हूँ, आप मेरी बात मानेंगे। आरिज, गंदे बच्चे हैं ये, मुझे हयाम नहीं याम कहते हैं। आरिज, आज के बाद तुम इसको हयाम कहोगे। याम 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 याम, मैं याम ही कहूँगा, वो मुँह चुड़ाकर बोला था। नाना अब्बू, हम आइसक्रीम खा रहे हैं ना? नहीं, जूस पी रहे हैं। दोनों मेरी बात मानूंगा। ये बहुत गलतियाँ हैं इसमें लिखे, पता चले। मेरी बात दोनों की बात मानूंगा। अपनी को मैं आइसक्रीम लेकर दूंगा और आरिस को मैं जूस, मगर एक शर्त पर। क्या नाना अब्बू? दोनों एक साथ बोले। आप दोनों अब नहीं लड़ोगे। मुबारक साहब की बात सुनते ही इन दोनों ने अपने अपने होठों पर उंगली रख ली और खामोशी से चलने गए। कमरे में आरिस का मध्यम मगर तकलीफ भरा कहा गूंजा था। एक मंजर के धुंधला होते ही एक और मंजर उभरा था। मामा, मुझे नहीं लेना ये वाला दुपट्टा, मुझे ये कलर पसंद नहीं। ईमान बेगम, जो कब से हयाम को लाल रंग का दुपट्टा सर पर लेने के लिए कह रही थी मगर वो नहीं मान रही थी। हयाम, अगर ये वाला दुपट्टा लोगी तो मैं आपके बाबा को कहूँगी, वो आपको ढेर सारी चॉकलेट्स ला कर देंगी। सचमुच मामा? बिल्कुल सच। ईमान बेगम की बात सुनते ही हयाम ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से वो दुपट्टा अपने सर पर लिया था, जबकि कमरे में मौजूद सब लोग हंस पड़े थे और आरिस भी इसको देख रहा था, जो कि सफ़ेद रंग की अनारकली फ्रॉक जिस पर गोल्डन काम हुआ था, इसको ज़ेबतन के दुपट्टा ले रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। ईमान बेगम और रानम साहिबा दोनों ने इसका माथा चूमते हुए कहा था। मम्मा, खाला, मैं नहीं प्यारा लग रहा? आरिज मुंह बनाकर बोला था। नहीं, आप जिन भूत लग रहे हैं। हयाम अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर मासूमियत से बोली थी। ये मंजर भी धुंधला हुआ था और एक और मंजर नमूदार हुआ था। हयाम अहमद हयात वल्द अहमद हयात, आपका निकाह आरिज अहमद वहाब वल्द वहीद अहमद वहाब से किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के पूछते ही इसने अहमद साहब की जानिब देखा था। बेटा बोलो, कबूल है? कबूल है, एक मासूम सी आवाज़ गूंजी थी। सब मनाजिर एकदम गायब हुए थे। याम, मुझे नहीं पता था आपकी आंसू से बड़ी गहरी काली आंखें मुझे इस कदर बेबस कर देंगी। जानती हैं, आज आपको इस हालत में देखा तो मुझे लगा था किसी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो। आपके बेहोश होते ही मुझे लगा था आप मुझसे दूर चली जाएंगी। एक लम्हे में आरिस की आंखें नम हुई थीं। फिर जब हाशिर ने मुझे बताया कि आप कोमा में जा सकती हैं तो मुझे लगा था किसी ने मेरी रूह तक को ज़ख्मी कर दिया है। इस सब के बाद मुझे मालूम हुआ आप ही मेरी मनकूहा, मेरी याम हैं, तो मुझे लगा था मेरी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। इस लम्हे मुझे समझ आ गया था आपकी आंखें मुझे इतनी शनासा क्यों लगती थी। वो आपकी आंखें थीं याम। जानती हैं, इन सब बातों के बाद भी एक डर था दिल में जो मेरे दर्द को बढ़ा रहा था। वो आपके कोमा में जाने का था और आपने इसको सच कर दिया। आप कोमा में चली गई। ऐसा क्यों किया याम? आपने मेरे डर को सच करके मेरे सामने ला खड़ा किया।
हयाम, आप वो पहली लड़की हैं जिसके लिए मैंने अपनी माँ और बहन के बाद चाहा है। आप ही वो पहली लड़की हो जिसको मैंने अपने अल्लाह से मांगा था। अब इसे मैं अपनी खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती, आपकी मोहब्बत में ही मैंने अपनी मनकूहा को छोड़ने का फ़ैसला किया था। और देखो वक्त ने कैसा काया पलटी कि आप मेरी मोहब्बत ही मेरी मनकूहा निकली। आरिज़ एक बार फिर रो पड़ा था। इस बार इसने खुद के आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैं नहीं जानता हयाम, जब आप ये बात जान जाएंगी कि मैं आपकी मोहब्बत में ही आपको ही छोड़ने का इरादा रखता था, तो आप किस तरह का रद्द-ए-अमल करेंगी। मगर इन सब के बावजूद भी आप मेरी ज़िंदगी हो याम। इस दुनिया की हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आपको कुछ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और देखें, आज अल्लाह ने मुझे मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ के ज़रिए ही मुझे आज़माया है। अल्लाह ने मुझे आपके ज़रिए आज़माया है हयाम। इसी दौरान आरिस को लगा जैसे हयाम के हाथ में हल्की सी जंबिश हुई थी। वो फ़ौरन होश की दुनिया में वापस आया था। याम, वो बेबस सा बोला था। आरिस की जान तो तब हवा हुई जब इसने हयाम के हाथ में लगी ड्रिप की ट्यूब में खून देखा, जो ट्यूब में ऊपर की जानिब बढ़ रहा था। आरिस इसका हाथ बेड पर रखता फ़ौरन बाहर की जानिब भागा। आहिल, जो इसके कमरे की जानिब ही आ रहा था, आरिस को यूं भागता देखकर एकदम हयाम के पास गया, मगर वहाँ सब नॉर्मल था। अभी वो सोच ही रहा था कि आरिस को क्या हुआ है। इतने में हाशिर और आरिस कमरे में दाखिल हुए। आरिस, अब बताओ क्या हुआ है, तुम इतना क्यों बौखलाए हुए क्यों हो, कोई मुझे भी बताए क्या हुआ है। आहिल ने सवाल किया। इधर आओ, ये देखो, इसका सारा खून ट्यूब में चला गया है। या मेरे खुदाया, आरिस सच में? हाशिर, मेरा दिमाग मत घुमाओ, देखो खून ट्यूब में क्यों जा रहा है। हयाम का हाथ किसी ने ऊपर की जानिब करके पकड़ रखा था। हयाम का हाथ सहलाते हारिस ने सवाल किया, क्यों? हाँ या ना? हाँ, किसने? या जिसने भी पकड़ा था, इसे भाड़ में भेजो। आहिल, जाओ फेंक कर आओ उसको भाड़ में। हाशिर, मुंह बंद रखो अपना, और ख़बरदार अगर तुमने इसका हाथ ऊपर किया। आहिल, आप लोग हयाम के सरहाने खड़े होकर शोर क्यों कर रहे हैं? जमल ने कमरे में दाखिल होते सवाल किया था। ये जो तुम्हारा भाई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है जमल, पागल हो गया है बिल्कुल। ओहो, क्या हो गया है? ये कमरा मैदान जंग क्यों बना हुआ है? अंदर आती अफशी इन सबको देखते हुए बोली। अफशा और जमल दोनों यहीं पर रुको, और तुम दोनों निकलो यहाँ से बाहर अभी के अभी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, अपनी चाय छोड़कर आया हूँ तुम्हारी वजह से। हाशिर, जो हयाम का हाथ सहला रहा था ताकि खून वापस चला जाए, आज इसकी बात सुनकर गुस्से से बोला था, अब घर जाकर भाभी के हाथ की पीना। कौन सी भाभी? कहाँ की भाभी? आज इसकी बात पर हाशिर सदमे से बोला था, मगर मेरा क्या कसूर है? आहिल को भी सदमा ही लगा था। तुम्हारा ये कसूर है कि तुम हयाम के भाई हो। आरिज ने दोनों को कमरे से बाहर निकालकर इनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था, जबकि अफशा और जमल मामला समझने की कोशिश में मुंह खोले आरिस को देख रही थी। जमल और अफशा को इग्नोर करता हुआ वापस इसी कुर्सी पर आकर बैठा था, मगर अपने पाँव के नीचे आने वाली चीज़ पर आरिस ने एकदम पाँव पीछे किया था। आई एम सॉरी याम, आज फिर आपकी चूड़ियाँ मेरी वजह से टूट गईं। हाशिर के पास जाने से पहले आरिस ने हयाम की जो 2 चूड़ियाँ अपने हाथ में पकड़ी थी, वो एकदम उठ के भागने के बाद नीचे गिरकर किरची किरची हो गई थी। हयाम, मैं कल मामा से कहूँगा कि वो आपके लिए इसी रंग में चूड़ियाँ ले आएंगी। नहीं, बल्कि आपको चूड़ियाँ पसंद है ना, आपके लिए मैं खुद हर रंग की चूड़ियाँ लेकर आऊँगा, बस आप ठीक हो जाएं। जमल और अफशा को लगा जैसे चोट हयाम के नहीं आरिस के सर पर लगी है। इतने में जमल का फ़ोन बजा था। दूसरी तरफ मौजूद आहिल की बात सुनकर वो बोली, आरिस, आपको आहिल बुला रहे हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ। इतना कहते साथ ही वो अपनी जगह से उठकर राहदारी में आहिल के पास चला गया। तकरीबन इशा के बाद का वक्त था जब जमल नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर रूम में गई थी। वो आरिस को देखकर रुकी थी, जो सजदे की हालत में बुरी तरह रो रहा था। जमल ने खामोशी से अपने कदम एक जानिब बढ़ाए थे और अपनी नमाज अदा करना शुरू की थी। नमाज के फ़र्ज पढ़कर जमल ने इसकी जानिब देखा था, जहाँ कुछ देर पहले आरिस सजदे में फूट फूट कर रो रहा था। कुछ ही देर बाद वो अपनी नमाज ख़त्म कर चुकी थी। आरिस अभी तक वहीं बैठा हवा में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए रोते हुए न जाने क्या मांग रहा था। आरिस को यूँ देखकर जमल को कुछ हुआ था।
एक लम्हे को उसके दिल में ख्याल आया था, अगर हय्याम किसी और की निकाह में ना होती तो यकीनन वो शख्स इसके लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब होता। ज़मर के नज़दीक वो शख्स अपनी फ़िक्र और दुनिया भुलाए इस लड़की के लिए दुआएं कर रहा था जो इसका नसीब नहीं थी। ये सब सोचने के बाद जमल उठी और खामोशी से हय्याम के पास चली गई। न जाने वहाँ से कब फारिग होकर आरिस आहिल के पास राहदारी में आकर बैठ गया था। 9 बजे के करीब जब जमल और अफशां बाहर आई तो आरिस आहिल के साथ मौजूद था। आहिल, हम दोनों बाहर वॉक करने जा रही हैं, अभी आ जाती हैं। जमल की बात पर सर हिलाकर आहिल अपने फ़ोन में गुम हो गया, जबकि आरिस उठकर हय्याम के पास चला गया था। जब हारून कमरे में दाखिल हुआ तो इसने किसी को अपनी बहन के पास बैठे इसका हाथ थामकर बातें करते पाया था। वो कब बर्दाश्त कर सकता था। हारून तेज तेज कदम उठाता इस तक पहुंचा और हय्याम के हाथ से इसका हाथ निकाला। जब तक हय्याम अहमद हयात का भाई जिंदा है वो अपनी बहन का हाथ थामने की इजाज़त किसी को नहीं देता। हारून दांत पीस कर दबे दबे गुस्से में बोला था। दूसरी तरफ हारून की बात पर हौले से आरिस के लब मुस्कुराए थे। हारून, हम बाहर जाकर बात करते हैं। आरिस अपनी कुर्सी छोड़कर उठा और बाहर की जानिब बढ़ा। हारून भी गुस्से से आरिस की पूछ देखता बाहर आया था। आरिस बहुत सुकून से बाहर आकर आहिल के साथ बैठ गया था। अब बताएं, कौन है आप और किस हक से मेरी बहन का हाथ थामा हुआ था? हारून की बात पर आहिल ने सर उठाकर इस 18 साल लड़के को देखा जो हय्याम के जैसे नैन नश्क रखता था। इस वक्त गुस्सा कंट्रोल करने की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर लहजे में इज्जत थी। आहिल, ये हारून अहमद हयात हैं, हय्याम का भाई। आरिस पुरसकून सा हारून की जानिब देख रहा था। आप मुझे कैसे जानते हैं? बेटा, आपको देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि आप हय्याम के भाई हो। आरिस के बोलने से पहले ही आहिल ने जवाब दिया था। हारून, इधर आओ, मेरे पास बैठो। आरिस ने बहुत नरमी से इसका हाथ थामकर अपने पास बिठाया था। मैं कौन हूँ? तो आपके पहले सवाल का जवाब है, मैं आरिस अहमद वहाब हूँ। आरिस की बात सुनकर हारून ने अज़बात में सर हिलाया। और मैंने किस हक़ से आपकी बहन का हाथ पकड़ा था? तो उसका जवाब है कि बचपन से ही आपकी बहन के सब जमला हुकूक मेरे नाम है। हारून ने बेयकीनी से आरिस को देखा था। आरिस भाई आप? जी मैं। चलो शाबाश, अब अपनी बहन को जाकर देखो और रोना मत, वरना इसके ठीक होते ही तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। आरिस की बात पर हारून हौले से मुस्कुरा दिया था और उठकर हय्याम के पास चला गया। हारून के जाते ही आरिस ने बेंच पर पुश से सर टिका लिया था। जब जमल और अफशां इनके पास आई थी, आहिल, हारून आया था? हाँ, अंदर से हय्याम के पास। हाँ, अंदर है हय्याम के पास। ओके। आहिल, आरिस, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी थी। जी बोलें। आरिस फ़ौरन सीधा होकर बैठा था। आरिस भाई, दरअसल ये बात हय्याम के मुताल्लिक है। जमल और अफशां दोनों फैसला कर चुकी थी कि वो आज आरिस को हय्याम के मुताल्लिक बता देंगी। क्या बात है जमल, बताएं। दरअसल आरिस, हय्याम, जी, हय्याम किसी के निकाह में है और इसलिए वो आपसे सख्त रवैया रखे हुए थी। जमल की बात पर आरिस ने सर झुका दिया था। सॉरी आरिस, मैं आपको पहले बता देना। जमल अभी बोल रही थी जब आरिस ने इसकी बात काटी थी। जमल, मैं जानता हूँ। आरिस के बजाय जमल और अफशां हैरान हुई थी। कैसे? मेरा मतलब, आपको किसने बताया? क्या हय्याम ने? नहीं, मुझे हय्याम ने नहीं बताया। फिर आपको कैसे मालूम हुआ ये सब? हय्याम मेरे निकाह में है। आरिस ने इन दोनों के सरों पर बम फोड़ा था। क्या? अफशां और जमल दोनों हैरान हुई थी। मतलब आप सब शुरू से जानते थे? फिर वो सब क्यों? मुझे भी आप दोनों की तरह ये सब आज ही मालूम हुआ है। अगर आपको आज ही आपके और हय्याम के रिश्ते के बारे में इल्म हुआ है तो आज इससे पहले क्या आप भूल गए थे? आपकी एक मनकूहा भी है जो आपके नाम पर बैठी हुई है। अगर वो लड़की हय्याम ना होती तो फिर आप अपनी मनकूहा की ज़िंदगी तो बर्बाद कर देते। इस लड़की को अपने नाम पर सारी उम्र गुजारने का ये सिला देते। आरिस ने सख्ती से आंखें बंद की थी, जबकि जमल दबे दबे गुस्से में चिल्ला रही थी। जमल, बस कर दो। क्यों बस करूं आहिल? क्या इन्होंने एक बार भी सोचा हय्याम से मोहब्बत करते हुए कि इनकी बीवी का क्या होगा? क्यों मर्द की मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है कि वो अपने नाम से मंसूब लड़की को फरामोश कर देता है? अगर यही मोहब्बत एक औरत कर ले तो बात इज्जत और गैरत पर आ जाती है।
मर्द की गैरत तब कहाँ जाती है जब वो अपनी बीवी के होते हुए किसी और से मोहब्बत करते हैं। जमल, मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ। आप शर्मिंदा हैं? अफशा तंजिया बोली थी। मुझे एक बात बताएं, आप हयाम को क्या जवाब देंगे जब इसको इस बात का इल्म होगा कि आपने अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से मोहब्बत की? आप इसे क्या जवाब देंगे जब वो आपसे ये सवाल करेगी, अगर वो आपकी मनकुआ ना होती तो क्या आप इसको किसी दूसरी लड़की की मोहब्बत की खातिर छोड़ देते? जमल और अफशा मुसलसल आरिस से सवाल कर रही थी, मगर वो खामोश था। आरिस हयाम एक सदमे की जिससे वो अभी बाहर नहीं आई, और आपने इसके लिए एक और सदमा तैयार कर रखा है। इन दोनों का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। मेरी बीवी हयाम है और इन्हें मुझसे सवाल करने का पूरा हक है, और इनके हर सवाल का जवाब देना मुझ पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा किसी को भी जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। अपने उखड़ लहजे में कहता आरिस उठकर हयाम और हारून के पास चला गया। 2 दिन गुजर चुके थे। सारा दिन ईमान बेगम और रानम साहिबा हयाम के पास होती थी। कभी नूर और जरी भी मौजूद होती। रात को इसके पास हारून और आरिस होते, और कभी जमल और अफशा भी मौजूद होती। आज मुस्तकीम पर किए जाने वाले केस पर अदालत में पेशी थी। हारून, अहमद साहब, आरिस, मिस्टर वहीद, आहिल, जैन और आलियान, वो सब कमरे अदालत में मौजूद थे। जज ने मुस्तकीम को 5 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई थी। अदालत में इस बात का भी इल्म हुआ था कि मुस्तकीम ने ये सब अदवानी साहब के कहने पर किया था, और उन्होंने ही इसे बताया था कि हयाम ANH की POA है। अगर वो भी साइन कर देगी तो इनका काम हो जाएगा। इसलिए मुस्तकीम ने हयाम से अपने बाबा की ज़मानत के कागजात पर साइन करवाने के लिए वो सब कुछ किया था। इस केस का एक ही सुनवाई में फ़ैसला कर दिया गया, क्योंकि इस वाक़ये का ठोस सबूत वो वीडियो थी जो आलियान ने यूनिवर्सिटी से USB में कॉपी की थी, और इसी बिना पर इस सारे केस का फ़ैसला हुआ था। वहाँ से फारिग होकर आहिल, आलियान और जैन घर चले गए थे, जबकि अहमद साहब, वहीद साहब और आरिस हयाम के पास हस्पताल चले गए थे। रानम आपी, देखें हयाम का हाथ सूज गया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाशिर ने अंदर आते सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हैं? हयाम के कमरे का दरवाज़ा बंद करते हाशिर बोला था। हयाम बेटा, हयाम का हाशिर बोला था, बेटा हयाम का हाथ सूज रहा है। मैं देखता हूँ आंटी। साथ ही हयाम का हाथ में गए बिनोला से ड्रिप निकाली। किनोला होता है कि ड्रिप निकाली, और फिर पिनोला, ये गलत लिखा हुआ, किनोला भी निकाल दिया, और साथ ही दूसरे हाथ में ड्रिप लगा दी। अभी हाशिर हयाम को देख ही रहा था कि जब अहमद साहब और वहीद साहब, आरिस और हारून कमरे में दाखिल हुए। हाशिर, कोई इम्प्रूवमेंट आई हयाम की तबीयत में? अहमद साहब ने हयाम के सर पर हाथ रखते पूछा। अभी नहीं अंकल, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाशिर की बात पर सब ने एक ज़बान इंशाल्लाह कहा था। अम्मा खाला, आप दोनों के लिए चाय लाऊं? आरिस ने संजीदगी से पूछा था। हारून ने बस पहले दिन ही आरिस का नर्म रवैया देखा था। इसके बाद से इसने आरिस को संजीदा देखा था, और अगर वो कोई बात कहता तो हतमी अंदाज में कहता था, नहीं आरिस, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके कहते ही आरिस वहाँ मौजूद एक सोफ़े पर जा बैठा और सर पुछ से टिका लिया। आरिस बेटा, घर चलोगे? इसकी हालत देखते रानम साहिबा बोली थी। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। आप घर जा रहे हैं? जी, आपकी भाभी के घर भी जाना था। ओह अच्छा, आप बाबा के साथ चली जाएं? जी बेटा, इन्हीं के साथ जाना है। हयाम के माथे पर बोसा देकर रानम साहिबा वहीद साहब के साथ बाहर निकल गई। 5 मिनट कमरे में खामोशी का राज रहा। खालाजान, मैं हाशिर से मिलकर आता हूँ, कहते साथ ही आरिस उठा और बाहर निकल गया। इस वक्त सिर्फ कमरे में ईमान बेगम, अहमद साहब और हारून मौजूद थे। हारून चलता हयाम के बेड के पास आया और प्यार से इसके बालों में हाथ फेरता इसकी जर्द रंगत को देखने लगा। यार आपी, आपके बगैर घर बहुत सुनसान लगता है। रोज़ आपके भूत बंगले में जाता हूँ, मगर वहाँ सिर्फ आपका एहसास होता है। प्लीज़ आपी, ठीक हो जाएं। मैं फिर से आपके साथ इन लम्हात को बहुत मिस करता हूँ, जब आप मुझे बंदर कहती थी और मेरे कमरे को चिड़ियाघर कहती थी। मैं आपकी चॉकलेट्स खाता था तो पूरे घर में मेरे पीछे भागती थी।
प्लीज़ आप ही ठीक हो जाएं। और उनकी आंखों में बात करते करते नमी आ गई थी। आरिस हयाम के कमरे से निकलकर हाशिर के पास गया था। इसके कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसे खाली कमरा मिला था। आरिस वहीं पर पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर देखने लग गया। आरिस ने टेबल पर पड़ी बैल अपनी जानिब खींची और इसे बजाने लग गया। बैल की आवाज़ सुनकर बाहर से एक लड़का भागता अंदर आया। जी डॉक्टर। इस लड़के ने अंदर हाशिर की बजाय किसी और को पाया था। सर, डॉक्टर हाशिर कहाँ है? मालूम नहीं, मैं खुद इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। इतने में हाशिर इसी रूम में बने एक छोटे से कमरे से निकला जो शायद वॉशरूम था। सबसे पहले इसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े लड़के पर गई और बाद में आरिस पर। जी दानियाल, कोई काम था आपको? हाशिर ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए सवाल किया। नहीं डॉक्टर, मैं बैल बजने पर यहाँ आया था। हाशिर ने एक नज़र आरिस को देखा जिसके हाथ में अभी भी बैल का बटन था। ओके दानियाल, आप जा सकते हैं। जी डॉक्टर, कहते ही दानियाल दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। हाशिर आरिस के सामने मौजूद अपनी कुर्सी खींच कर बैठा था। ये बैल तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। आरिस ने इसके हाथ से बटन थामकर इसकी जगह पर रखा था। अच्छा, हयाम का बताओ, इनकी कंडीशन में कुछ बेहतरी आई है? किस हक से तुम्हें बताऊं? क्या मतलब? आरिस ने हाशिर को घूरा था। मतलब वो तुम्हारी दोस्त है इस हक से, या तुम्हारी खालाजात है इस हक से, या तुम्हारी बीवी है इस हक से? हर हक से हाशिर। ओह अच्छा, अगर तो वो तुम्हारी दोस्त है तो ये आरिस अहमद वहाब कि वो ठीक हो जाएगी। आप अपने घर का रुख करके आराम करें। इसके वालिदैन हैं इसके पास फ़िक्र करने के लिए। हाशिर, बको मत और सीधी तरह बताओ। अगर तो वो तुम्हारी खालाजाद है तो तुम जान लो कि वो सेहतयाब होकर ज़िंदगी की जानिब आ जाएगी। हाशिर, इस बार आरिस थोड़ा गुस्से से बोला था। और वो तुम्हारी बीवी है तो तुम इसका ध्यान रखो, इसकी केयर करो। तो ये बकवास पहले नहीं कर सकते थे? तुमने ही कहा था कि हर हक से बताओ। आरिस, वो ठीक हो रही है, पहले से 2% बेहतरी आई है। आज जब मैंने इसके हाथ से चुनौला उतारा तो इसकी तकलीफ़ महसूस हुई थी। इसने तकलीफ़ महसूस की थी। दुआ करो वो इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। आरिस ज़ेरिला बड़बड़ाया था। फिर एकदम आरिस कुर्सी पर आगे की जानिब होकर बैठा था। अब क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? रिश्ते में हयाम मेरी क्या लगती है? इस सवाल का मकसद? हाशिर ने आरिस के सवाल पर सवाल किया था। जो भी मकसद है तुम बताओ, हयाम मेरी क्या लगती है? बहन। हाशिर बहुत ही सुकून से बोला था। अनपढ़ डॉक्टर, तुम्हारा नहीं पूछा, अपना पूछ रहा हूँ। तुम्हारी बीवी लगती है। और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? दोस्त। गुड। साफ साफ बोल देते, इतनी बातें क्यों घुमा रहे हो? हाशिर ने आंखें घुमाई थी। क्या यही कि तुम चाहते हो मैं हयाम को भाभी बोलूँ? वाह, मैंने पहली बार देखा है कि अनपढ़ डॉक्टर भी अक्लमंदी की बातें कर लेता है। आरिस की बात पर हाशिर ने दांत कचकचाए थे। अच्छा हाशिर, मैं चलता हूँ, कुछ देर बाद तुम अपनी भाभी को देखने आ जाना, वरना मैं यहाँ पहुँच गया तो तुम्हें इज्जत अफजाई के साथ लेकर जाऊँगा। कहते ही आरिस उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया। हयाम को कोमा में गए 5 दिन हो चुके थे। इसकी हालत में बेहतरी आ रही थी। एक बार इसने कुछ लम्हों के लिए आंखें भी खोली थीं। आज इसके पास आरिस, हारून, जमल, अफशां और आलियान मौजूद थे। रात के 10 बजे का वक्त था जब अफशां और जमल अपना बैग कंधे पर डाले घर जाने के लिए तैयार थी। आरिस, हम दोनों जा रही हैं, कल यूनिवर्सिटी के बाद आ जाएंगे। और सब प्रोफेसर हयाम के मुतालिक पूछ रहे थे। हमने इन्हें बताया था कि गाला वाले दिन हयाम का एक्सीडेंट हुआ था और सर पर गहरी चोट लगने के बाइस वो कोमा में है। गुड। कल ऐसा करना, यूनिवर्सिटी आते हुए 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स ले आना, मैं फ़िल कर दूंगा। ओके, अब हम निकलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। कैसे जाओगी दोनों? आरिस ने इनके मुड़ते ही सवाल किया था। कैब या रिक्शा करवा लेंगे। नहीं, हालात ठीक नहीं है, आलियान को बोलता हूँ वो आप दोनों को छोड़ेगा। जी ठीक है। अगले 5 मिनट में वो दोनों आलियान की गाड़ी में मौजूद थी। आलियान ने पहले जमल को उतारा था और फिर अफशां को। कॉलोनी से अंदर दाखिल होते ही अफशां ने आलियान को गाड़ी रोकने का बोला था। अफशां, रात का वक्त है, मैं आपको घर के सामने उतार देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। साथ ही अफशां अपना सामान उठाकर गाड़ी से निकल गई थी। अफशां रुकें। आलियान इसको आवाज़ें देता रह गया मगर वो अनसुनी करके आगे बढ़ रही थी। आलियान फ़ौरन गाड़ी एक तरफ पार्क करता अफशां के पीछे गया था। कॉलोनी के गेट से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर अफशां का घर था। अफशां पैदल चलती जा रही थी जब कुछ आवारा लड़कों के करीब से गुजरी। वो आवारा लड़के अकेली लड़की को रात के इस पहर देखकर इसका पीछा करने लग गए थे। अफशां को अपने
अकेले आने पर पछतावा हो रहा था। वो मजबूत बनती तेज तेज चलने लगी, मगर वो एक लम्हे को ठटकी थी। इसके सामने एक अंधेरी गली थी। या अल्लाह, क्या एक बार फिर तारीख दोहराई जाएगी? नहीं मेरे मालिक, मेरी हिफाजत फरमाना। अल्लाह का नाम लेते अफशा आगे बढ़ रही थी जब किसी ने एकदम इसे खींचा। इससे पहले कि वो चीख मारती, इस शख्स ने अफशा को अपने हिसार में लेकर इसके मुंह पर हाथ रखा था। अफशा, शोर मत करें, मैं आपके मुंह से हाथ उठा रहा हूँ। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अफशा ने मुज़ाहमत बंद कर दी थी। आलियान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये कैसा बेतुका जवाब है? जैसा आपका सवाल है वैसा ही मेरा जवाब है। अफशा, कभी किसी की बात सुन लिया करें, हर वक्त अपनी मनमानी अच्छी नहीं होती। आलियान इसके बहुत करीब खड़ा बोल रहा था। दूर होकर खड़े हो मुझसे। अफशा ने इसे एकदम धक्का दिया था, जिस पर इसकी कमर, जो पहले ही दीवार के साथ लगी थी, बाहर को निकली हुई खिड़की से टकराई। बचपन में आपके सर पर चोट तो नहीं लगी थी जो आपका ऊपर वाला हिस्सा खिसका हुआ है? जहां इस वक्त वो दोनों खड़े थे, वो दो घरों के दरमियान काफ़ी तंग जगह थी। फ़ोन साइलेंट है आपका? आलियान, फ़ोन साइलेंट है आपका? आलियान ने इसके दोनों तरफ अपने बाजू रखे हुए थे। नहीं, फ़ौरन साइलेंट करें। क्यों? सवाल मत करें। अफशा ने अपने बैग से फ़ोन निकाल कर ऑन किया था जब आलियान ने इसके हाथ से फ़ोन पकड़ लिया था। ये क्या बदतमीज़ी है? फ़ोन दे मेरा। खामोशी से खड़े रहें और पासवर्ड बताएं। आलियान के पूछने पर अफशा खामोश रही। आलियान का दिल किया इस लड़की को 2 लगा दे। अफशा, अगर आप नहीं चाहती कि वो लोग हम तक पहुँचे तो पासवर्ड बताएं। फ़ोन की रोशनी में दोनों के चेहरे चमके थे। 0613187। फ़ोन अनलॉक करके आलियान ने सबसे पहले फ़ोन साइलेंट किया था, क्योंकि वो जानता था आरिज़ अफशा से कॉल करके ज़रूर पूछेगा कि वो घर पहुंच गई। कदमों की आवाज़ इनके बहुत करीब से आने लग गई थी। आलियान ने अफशा के बैग में इसका फ़ोन डाला और बहुत एहतियात से अफशी का हाथ थामे इस गली की दूसरी जानिब से निकला। आलियान का हाथ थामे अफशा इसके पीछे पीछे बगैर आवाज़ किए चल रही थी। 5 मिनट के बाद वो दोनों अफशा के घर के बाहर मौजूद थे। अफशा ने आगे बढ़कर घर का दरवाज़ा खोला था और मुड़कर आलियान की जानिब देखा था, जो मुस्कुराता इसी को देख रहा था। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए शुक्रिया, कहते ही अफशा घर के अंदर दाखिल हो गई थी। अफशा के अंदर जाते ही आलियान भी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। अफशा ने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर झांका था। वहाँ आलियान मौजूद नहीं था। इसने जल्दी से पर्दे बराबर कर दिए थे। अपने कपड़े बदलकर अफशा अपने कमरे के साथ बने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही एक यादों का समंदर बहा था। इसके जहन में सिर्फ एक बात थी, अगर आज आलियान वक्त पर ना पहुंचता तो शायद बेरहम तारीख खुद को दोहरा देती। अफशा ने अलमारी खोलकर इसमें से फ़ोटो एल्बम निकाला और देखने लग गई। एक तस्वीर को देखकर वो बहुत प्यार से हाथ फेरने लगी। 14 साल पहले घर का दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। दरवाज़ा बजते देखकर नदीम चौधरी उठकर दरवाजे की जानिब बढ़े थे, मगर दरवाज़ा खोलते ही इन्हें हैरत का एक झटका लगा और वो गुस्से से पलटे थे। भाई रुके, मेरी बात सुने। मुझसे ऐसे मुंह ना फेरे, हमारी इज्जत खाक में मिलाकर और अपना मुंह काला करके अब तुम कह रही हो मैं तुमसे मुंह ना फेरूं? नदीम चौधरी गुस्से से धाड़े थे। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। एवा चली जाओ। ईवा, ये नाम नहीं समझ आ रहा। एदा, चली जाओ यहाँ से, मेरे घर में कदम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई, इतने जुल्म बर्दाश्त किए हैं मैंने, आप मेरे ऊपर ही जुल्म ना करें। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एवा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नहीं भाई, एक बार मेरी बात सुन लें। रोते हुए ईवा ने इनके कदमों में गिर गई थी। साथ ही इसने नदीम चौधरी के पाँव पकड़ लिए थे। अपनी बहन की मिन्नतों का ख्याल किए बगैर वो ईवा को धक्का देते अंदर की जानिब बढ़ गए थे। क्या हुआ नदीम, कौन आया है? बाहर से आने वाली आवाज़ें सुनकर राजदा और फरहत चौधरी इनकी जानिब बढ़ी थी। जो भी आया है इसे घर से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दो। फरहत फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इनके पीछे राजदा चौधरी भी थी। दरवाजे की जानिब जाते ही उन्होंने किसी को दरवाजे के साथ औंधे मुंह गिरे पाया था। या अल्लाह, वो फ़ौरन इसकी जानिब भागी थी और इस वजूद को सीधा किया था। ईवा, इनका बेयकीनी से बुरा हाल था। ईवा मेरी बच्ची। राजदा चौधरी भी फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ी थी। अम्मी, ईवा बेहोश हो गई है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फरहत चौधरी और राजदा चौधरी दोनों ने ईवा को सहारा देकर उठाया और इसके कमरे में लेकर गए। ईवा बेटा उठो। राजदा चौधरी इसके चेहरे पर छींटे मारते इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी।
जिसमें कामयाब भी हो रही थी, जबकि फरहत चौधरी डॉक्टर को कॉल कर चुकी थी। अम्मी, ईवा ने हौले से इन्हें आवाज़ दी थी। ईवा, तुम ठीक हो? अपनी माँ की इतनी बात सुनते ही वो फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ है ईवा? अम्मी, ईवा मुसलसल राजदा चौधरी के सीने से लगी रो रही थी। अम्मी, न जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मैं ईवा के खाने के लिए कुछ लाती हूँ। फरहत चौधरी फ़ौरन उठी थी। आधे घंटे बाद जब वो वापस आई तो इनके साथ इनकी फैमिली डॉक्टर भी थी। डॉक्टर के कमरे में जाते ही ईवा सीधी होकर बैठी थी। कैसी हो ईवा? डॉक्टर ने बशाशत से इससे पूछा था, जिस पर वो खिलाफ मामूल खामोश रही थी। क्या आप दोनों मुझे कुछ देर के लिए इनके साथ अकेला छोड़ सकती हैं? फरहत चौधरी और राजदा चौधरी सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गई थी। 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आई थी और फरहत चौधरी को मुखातिब किया था। भाभी, ईवा के हस्बैंड ने इसको काफ़ी बुरी तरह हैरेस किया है और उसके साथ इसके जिस्म पर मारने के निशानात भी मौजूद हैं। इसे बुरी तरह मारा गया है। आप ईवा को इस बारे में समझाएं। जी, फरहत चौधरी बस इतना ही बोल पाई थी, जबकि उन्होंने राजदा चौधरी की जानिब देखा था। एक बात और भाभी, कोशिश करें कि ईवा को एक अच्छा माहौल मिले। इसने इस सब का बहुत गहरा असर लिया है। बाकी मैंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो लाजमी करवा लीजिएगा। जी शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, दोबारा ज़रूरत होगी तो बुला लीजिएगा। और ये ईवा की मेडिसिन हैं। कहते ही डॉक्टर बाहर की जानिब बढ़ी थी। डॉक्टर के जाने के बाद फरहत चौधरी ने ईवा को खाना खिलाया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। ईवा भी खाना खाकर अपनी दवाइयाँ लेकर सोने के लिए लेट चुकी थी। अगले दिन का आगाज़ एक रोशन सुबह से हुआ था। किचन में फरहत चौधरी नाश्ता बना रही थी जब ईवा ने इसे मुखातिब किया। भाभी, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ? ईवा, तुम क्यों उठ कर आ गई? मैं कर लेती हूँ काम, तुम जाकर आराम करो। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। बहुत बेहतर हूँ अब भाभी। इतने में नदीम चौधरी किचन में दाखिल हुए थे। फरहत, जल्दी नाश्ता दो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। जी अभी लाई। कहते ही वो गुस्सैली निगाह ईवा पर डालकर बाहर निकल गए थे। इनके जाते ही ईवा का चेहरा बुझ गया था। अपने भाई के रवैये पर परेशान मत हो, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। और आओ तुम भी नाश्ता करो। जी। ईवा खामोशी से इनके पीछे चल पड़ी। पीछे बड़ी थी। नाश्ते की टेबल पर सब खामोशी से नाश्ता तैयार कर रहे थे जब ईवा बोली, भाई आप मुझसे नाराज़ हैं? भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। फरहत, मेरी चाय के कमरे में ले आना। कहते ही उठकर अपने कमरे में चले गए। ईवा, नाश्ता करो, राजदा चौधरी ने इससे हिदायत दी थी। फूफो, आप मुझे खाना खिला दें। छोटी सी अफशी अपनी प्लेट थामे ईवा के पास खड़ी थी। जी फुप्पो की शहजादी, आओ मेरे पास। ईवा ने इसे अपनी गोद में बिठा लिया था और इसे नाश्ता करवाने लगी थी। मेरी बेटी स्कूल जा रही है? नहीं फुप्पो, अफशा टांग झुलाते बोली थी। क्यों? ओफो फुप्पो, अभी तो छुट्टियां हैं। अफशा ने इतना छोटा सा हाथ अपने माथे पर मारा था। फुप्पो, जी मेरी गुड़िया, आपको चोट कैसे लगी? गुड़िया, एक बहुत गंदे अंकल आए थे, उन्होंने मुझे मारा था। क्यों फुप्पो? गुड़िया, वो गंदे अंकल थे ना। चलो अब कोई सवाल नहीं, खामोशी से नाश्ता करो। ईवा बेटा, अफशा को नाश्ता करवा कर मेरे कमरे में आना। जी अम्मी। कहते ही वो दोबारा अफशा के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। अफशा को नाश्ता करवाकर जब वो राजदा साहिबा के कमरे में गई तो वहाँ फरहत चौधरी को भी मौजूद पाया। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। ईवा कदम कदम चलती इनके करीब आकर बैठी। जी अम्मी। ईवा मेरी बच्ची, मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ईवा खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। ईवा, हम तुम्हारे साथ हैं। ईवा, हम तुम्हारे साथ हैं। फरहत चौधरी ने इसका हाथ हौले से दबाकर इसे तसल्ली दी थी। अम्मी, भाभी, वो ईवा अपने किडनैप होने से लेकर घर आने तक की सारी कहानी इनको सुना दी। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। दरवाजे में खड़े नदीम चौधरी सब सुनकर साख रह गए थे और वहीं से वापस लौट गए थे। अम्मी, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो अपनी माँ के सीने से लगी बच्चों की तरह रो रही थी। ईवा, तुमने इब्राहिम को मारकर बहुत अच्छा किया। इस जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। चलो उठो, जाकर मुंह धो और मेरे साथ अस्पताल चलो, तुम्हारे टेस्ट करवाने हैं। फरहत चौधरी ईवा के बहते आंसू साफ करती बोली थी। मगर भाभी, मुझे नहीं जाना। अगर मगर कुछ नहीं, बस चलो मेरे साथ। जी भाभी। तैयार होकर वो दोनों अस्पताल के लिए निकल गईं। फरहत ने डॉक्टर इंशा के बताए गए तमाम टेस्ट करवाए थे। इनकी रिपोर्ट्स आने में वक्त लगना था, इसलिए वो अस्पताल से फारिग होकर शॉपिंग करके घर चली आ गई।
अफशा, अहशम, ईवा ने घर आते ही दोनों बच्चों को पुकारा तो जो भागते हुए इसकी तरफ आए थे। ये देखो मैं क्या लाई हूँ आप दोनों के लिए। ईवा ने इन दोनों के सामने एक एक चॉकलेट की थी। सब मुस्कुराकर दोनों बच्चों को देख रहे थे। जब नदीम चौधरी घर में दाखिल हुए थे, अफशा भागती उनके पास गई। बाबा ये देखिए पुप्पो ने दी है। नदीम साहब ने नदीम साहब ने इसे अपनी गोद में उठा लिया। आपने अपनी पुप्पो को थैंक यू बोला? नो बाबा, वेरी बैड। थैंक यू पुप्पो। अफशा ने खुश होते हुए शुक्रिया अदा किया, जिस पर ईवा बस मुस्कुरा दी। जबकि नदीम चौधरी अफशा को उतारकर वहाँ मजीद नहीं रुके थे। हाल फोटो एल्बम को बंद करते अफशा की आंखों से कितने ही आंसू थे। फूफो काश कि वो सब ना हुआ होता, आज हमारे दरमियान होती। आज जब वो लड़के मेरा पीछा कर रहे थे मैं खौफजदा हो गई थी, मगर फिर वो शख्स, वो हमेशा एक मसीहा बनकर आ जाता है। वो कहता है वो मेरे बारे में सब कुछ मेरी एक बात की वजह से जानता है। वो कहता है वक्त आने पर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो मेरे बारे में ऐसा क्या जानता है जो मेरे इल्म में नहीं है। ईवा की तस्वीर से बातें करते वो न जाने कब सो गई थी, इसे इल्म ही नहीं हुआ। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, मगर इन सब की ज़िंदगियाँ जैसे बेरौनक हो गई थीं। सब दोस्तों में से सिर्फ एक इंसान था जिसकी ज़िंदगी हयाम के साथ रुक गई थी। हयाम को कोमा में गए 2 हफ्ते हो चुके थे। इस दौरान अफशा, जमल, नूर, जरी चारों के वालिदैन बारी बारी हयाम की तीमारदारी के लिए आए थे। इन सब ने इसको सेहत याब होने की ढेरों दुआएं दी थी। अभी भी यूनिवर्सिटी के बाद नूर और जरी आई हुई थी। ईमान बेगम के पास ही मौजूद थी, जबकि आरिस प्रेयर रूम में बैठा था। हयाम की बीमारी और एहसास निदामत ने इसको अल्लाह के करीब कर दिया था। आरिस जब भी नमाज़ पढ़ता अपने अनजाने में की जाने वाली गलती पर कितनी ही बार अल्लाह से माफ़ी मांगता था। आज भी नमाज पढ़कर फारिग हुआ, इसकी आंखें नम थीं। या अल्लाह, दुनिया में हर वजूद तेरे कुन का मोहताज है। तू बहुत गफ्फार है, हर शय को ढांपने वाला है। तूने मेरी इस ख़ता को भी पर्दे में रखा है। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह तू रहीम है। ए मेरे मालिक, तू अपनी रहमत की चादर हयाम पर डाल। वो जिस तकलीफ़ से गुजरी है, वो मेरे मालिक इनकी तकलीफ़ कम फरमा दे। बेशक तू किसी पर भी इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे मालिक, ये दुनिया जहाँ इंसानियत नाम की बाकी है, वहाँ तू ही इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाला है। तूने जैसे हयाम की इज़्ज़त की हिफाजत की, वैसे ही हमेशा इनको अपनी अमान में रखना। आरिज़ रोते रोते सजदे में गिर गया था। वो हर रोज़ नमाज के बाद पहले से ज़्यादा हयाम की सेहत याब हो जाने के उम्मीद लिए बैठता था। आज भी हमेशा की तरह इसकी आंखें सुर्ख थीं। एक मजबूत मर्द मोहब्बत में हारा था। आरिज़ को इसकी मोहब्बत ने तोड़ा था। आरिज़ उठकर वहाँ से जाने लगा था जब एक बुजुर्ग ने इसे आवाज़ दी थी। आरिज़ अपनी आंखें रगड़ता इनके करीब गया था। जी चचा। बेटा, तुम्हारा कौन है अस्पताल में जिसके लिए तुम ऐसे दुआएं मांगते हो कि तुम्हें अपनी भी होश नहीं रहती? चचा, मेरी बीवी है। क्या हुआ उसको? इस सवाल पर आरिज़ ने सख्ती से आंखें बंद की थीं और गहरी सांस ली थी। चचा, वो कोमा में है, इसके लिए दुआ कीजिएगा। बेटा, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इस मालिक की इजाज़त से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस मालिक की इजाज़त के बग़ैर, यहाँ लिखा हुआ हो लेते हैं, इस मालिक की इजाज़त के बग़ैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ तो फिर ख़ताकार इंसान की बात है। बहुत मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से? उन्होंने सवाल किया था। जी। आरिज़ ने सर अर्ज़बात में हिलाया था। बेटा, अगर वो ज़ात गफ़्फ़ार और रहीम है तो वह अल-मुख्तबिर भी है, आज़माने वाला। अगर वो ज़ात बख्शने और रहम करने वाली है तो आज़माने वाली भी है। और जो इसकी आजमाइश पर पूरा उतरता है, वो इस ज़ात का बंदा बशर को बख्शती भी है और इस पर रहम भी करती है। जी। परेशान मत हो बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगी। बस इस पर यकीन रखना, मुश्किल के बाद वो आसानी भी भेजता है, इंशाल्लाह। आरिज़ फ़ौरन बोला था। चचा, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।